ओके गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने आपको ये बेनिफिट्स के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी, लेट्स से जो लिस्टेड कंपनी है और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं कर रही, तो उसके साथ क्या होगा या क्या किस तरीके के डिसएडवांटेजेस जो है वो उसको फेस करने पड़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फेलियर। ठीक है। अब देखो, जहां पर कंपनी परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, आप अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। अब ये ड्रॉप कैसे होगी, इसको समझने के लिए नंबर 2 पॉइंट है, दैट इज डोमिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखें, एग्जैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको ये कहता है कि एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का नंबर सेम होना चाहिए, राइट। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो दिस मींस कि आपके जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे, उनका नंबर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्यादा हो जाएगा, यानी आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को हायर नहीं कर रहे हो। जिसकी वजह से हमारे पास होगा क्या, जिसकी वजह से ये होगा कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे वो इलीगल काम जो है वो कर सकते हैं, वो अपनी सैलरीज इनहेंस करवा सकते हैं, वो डिफरेंट बेनिफिट्स गलत तरीके से ले सकते हैं, वो कंपनी में जिस तरह चाहे की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कंपनी को शेयर होल्डर इंटरेस्ट की बजाय अपने इंटरेस्ट में ले ले जाएंगे, राइट। सो डोमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये मतलब है। देन नंबर 3 हमारे पास है लैक ऑफ स्क्रूटनी। लैक ऑफ स्क्रूटनी। लैक ऑफ स्क्रूटनी का क्या मतलब है? SCRUTI। लैक ऑफ स्क्रूटिनी का मतलब है कि देखो, अगेन जो मैंने आपको भी बात बताई कि देयर विल नॉट बी इनफ पीपल टू मॉनिटर व्हाट द बोर्ड इज डूइंग, राइट। सो डायरेक्टर्स क्या होंगे? डायरेक्टर्स खुद ब खुद ऑपरेट करेंगे, शेयर वही दोबारा से बात जो है इसमें हो जाएगी। लैक ऑफ स्क्रूटिनी का मतलब होता है लैक ऑफ ओवरसी, लैक ऑफ सुपरविजन। ओके। सो लैक ऑफ सुपरविजन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, अगर तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत थोड़े शेयर होल्डर्स हैं, तो दिस मीन्स कि वो इस चीज को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स आ जाएं, तो फिर वहां पर समहाउ वोटिंग के थ्रू इन डायरेक्टर्स को सॉरी, डायरेक्टर्स को रोक सकते हैं। ठीक है। देन क्योंकि अब देखो, डायरेक्टर्स कंपनी को अपने जो है वो इंटरेस्ट में चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पुअर रिलेशन होगा किसके दरमियान? नंबर 4 पॉइंट हम लिख देते हैं, पुअर रिलेशन बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। ठीक है। अब देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही बनती है, तो आई गेस आप लोग समझ सकते होगे। ठीक है। देन वी द नेक्स्ट थिंग इज मिसलीडिंग रिपोर्ट। अब मिसलीडिंग रिपोर्ट का क्या मतलब है? मिसलीडिंग रिपोर्ट का मतलब है कि आपके, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बेनिफिट्स अचीव कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली दे विल नॉट वांट दिस टू कम टू लाइट, राइट। वो ये नहीं चाहेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज प्रेजेंट करें कि भाई हम 5 लाख की सैलरी के बजाय 10 लाख से 20 लाख की सैलरी ले रहे हैं, राइट। सो वो क्या करेंगे? वो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अल्टर कर देंगे। अब क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है कंपनी में, तो विच मीन्स के ऑडिट कमेटी भी नहीं होगी। इंटरनल ऑडिटर तो वैसे ही कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो उसको डरा धमका के चुप करवा देंगे। ठीक है। और रही बात एक्सटर्नल ऑडिटर की, तो जब वो आएगा एक्सटर्नल ऑडिटर, तो जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पे फ्रॉड हो रहा है ना, तो वो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है। याद रखिएगा, फ्रॉड जितना ऊपर के लेवल का होता है, उतना उस फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अल्टर करवा देंगे, चेंज करवा देंगे, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही होंगी। ठीक है। फिर इसमें एक हमारे पास थ्रेट आ जाता है, खतरा आ जाता है, और वो कौन सा खतरा होता है? वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये इन डिटेल F8 में डिस्कस किया जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स है, अगेन वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट में जो भी डिसीजंस होते हैं वो उन पर जो है वो फोकस
कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी उनको अपनी मैक्सिमम सैलरीज दे रहे हैं, फिर इसके अलावा जो है अपने ही फैमिली मेंबर्स को कंपनी में जॉब्स दिलवा रहे हैं एंड ऑल दैट, जो है वो स्टफ हो जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म। देखो, अब डायरेक्टर का टर्म कितने साल का होगा, 3 साल का, तो वो चाहेगा कि मैं इस 3 साल में जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पैसा जो है वो कमाऊं, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी को लॉन्ग टर्म अप्रोच पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि कंपनी को वो शॉर्ट टर्म अप्रोच पे ले जाएगा, और वो कहेगा बस आज ही आज और कल का कोई दिन नहीं। राइट, तो ये वो चीजें थी कि जो आपने याद रखनी है कि दैट दैट कैन हैपन इफ यू नो अगर आपकी कंपनी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो फेल कर रही है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी थी जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए, एंड वो टर्मिनोलॉजी ये थी कि आपके जो बोर्ड सिस्टम होता है ना, आपका जो यानी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिटरी बोर्ड सिस्टम और एक होता है 2 टियर बोर्ड सिस्टम। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Type of board system. There are two types of board system. Number one, unitary board system, and number two, 2 tier board system. ठीक है, अब यूनिटरी बोर्ड सिस्टम क्या होता है, तो दे आर सेइंग कि आपका जो यूनिटरी बोर्ड सिस्टम होता है उसमें एक तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो होते हैं, यानी उसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब एक ही लेवल होगा आपका डायरेक्टर्स का। लेकिन जो 2 टियर, सॉरी मैंने टू की स्पेलिंग गलत लिख दी है, जो 2 टियर बोर्ड होगा आपका उसमें 2 लेवल्स होते हैं आपके डायरेक्टर के, एक जूनियर लेवल होता है और एक सीनियर लेवल होता है। राइट, सो 2 टियर में क्या होता है कि आपका एक तो मेन बोर्ड लेवल तो होगा ही होगा, जिसमें फाइनेंस मैनेज डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑपरेशन डायरेक्टर, सेल्स, वो डायरेक्टर्स तो हैं। फिर इनके नीचे हमारे पास एक मैनेजमेंट बोर्ड भी आ जाता है जो आपका इनको असिस्ट कर रहा होता है। तो यूनिटरी बोर्ड सिस्टम में सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिटरी बोर्ड सिस्टम में देयर इज सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 टियर सिस्टम में वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एंड वन जूनियर मैनेजमेंट लेवल, ये जूनियर मैनेजमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, जो इनको असिस्ट कर रहा होता है। तो आई होप तो यहाँ बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा कि आपका जो यूनिटरी बोर्ड सिस्टम है उसमें सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और जो 2 टियर बोर्ड सिस्टम है उसमें आपके 2 लेवल्स होते हैं, एक लेवल पे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दूसरे लेवल पे उनको असिस्ट करने के लिए जूनियर मैनेजमेंट बोर्ड आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रह जाता है, एंड दैट इज पब्लिक ओवरसाइट। अब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक ओवरसाइट क्या होता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। चलें, पब्लिक ओवरसाइट का क्या मतलब होता है। पब्लिक ओवरसाइट का मतलब होता है कि जहां पर आपकी पब्लिक आपके डिसीजन से कंसर्न होती है, जहां पर आप एज अ कंपनी ओनर, आप एज अ कंपनी मैनेजर, आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपके जो पब्लिक है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हाट डज द वर्ड पब्लिक ओवरसाइट मीन। पब्लिक ओवरसाइट मीन्स जहां पर आपकी बिजनेस के डिसीजंस में पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आई होप तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो पब्लिक ओवरसाइट बेसिकली refers to the mechanisms and the processes by which public या फिर जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपकी कंपनी को ओवरसी करते हैं। ठीक है, इट बेसिकली इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स टुवर्ड्स द पब्लिक। तो अगर मैं इसको प्रोफेशनली एक्सप्लेन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि पब्लिक ओवरसाइट रेफर टू द प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म्स, मेथड्स लिख लेते हैं, बाय विच द पब्लिक और पब्लिक ऑफिसर्स, आप जो सा भी नाम देना चाहो, पब्लिक या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी
and transparency, transparency in the use of public resources and implementation of public policies. ओके, सो बस सिंपल आपने बात याद रखनी है कि पब्लिक ओवरसाइट का मतलब है कि जहां पब्लिक आपको देख रही होती है। अब पब्लिक से मुराद आम लोग भी हैं, पब्लिक से मुराद आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। ठीक है, सो पब्लिक जो है वो ओवरसाइट का मतलब ये है कि जहां पर आपकी कंपनी के डिसीजंस को ओवरसी किया जाता है बाय पब्लिक या बाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, आपने अक्सर सुना होगा ऑडिट कमेटीज बनाई जाती हैं। ओम्बड्समैन, आपने पाकिस्तान में ओम्बड्समैन का जो है वो अब एक इदारा है वो भी देखा होगा। फिर इसके अलावा से अब अगर जो है वो बाहर जाते हैं, जो लोगों को अगर आप एज अ वर्क वीजा पे बाहर काम करने जा रहे हो तो ओवरसी कोऑपरेशन है जो इस पूरे प्रोसेस को देखती है। ठीक है, आप अगर टैक्स जमा करवा रहे हो तो एफबीआर इस प्रोसेस को देखेगा। राइट, तो इस तरीके से बेसिकली होगा क्या कि आपकी कंपनी जब भी इस तरीके के काम करेगी जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है या पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको ओवरसी करने के लिए कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई पर्सन जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं अगर यूके की बात करूं तो यूके में पब्लिक ओवरसाइट करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, तो सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रार मौजूद होता है। बिजनेस रजिस्ट्रार क्या करता है? बिजनेस रजिस्ट्रार बेसिकली कंपनी लॉ को इन्फोर्स करेगा। अभी कंपनी लॉ क्या होता है ये हम F4 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ज्यादा टच नहीं करूंगा। एनफोर्स कंपनी लॉ, कंपनी लॉ को इन्फोर्स कर लिया। फिर इसके अलावा जो है ओवरसी कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल रिपोर्ट्स सबमिशन। आपको पता है कि जब भी कंपनी यूके में आप ओपन करते हो तो उसको कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, आप जो है जब भी एक कंपनी, जिस तरह पाकिस्तान में व्हेनेवर यू ओपन अ कंपनी यू हैव टू रजिस्टर इट विद एसईसीपी, सिमिलरली व्हेन यू ओपन अ कंपनी इन यूके सो यू हैव टू रजिस्टर इट विद कंपनी हाउस। सो जो बिजनेस रजिस्ट्रार होगा इट विल ओवरसी दैट वेदर आपकी कंपनी कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर है या नहीं, आप एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हो या नहीं करवा रहे, तो इन तमाम चीजों को बिजनेस रजिस्ट्रार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगी। फिर वी हैव एक्सचेंज रेगुलेटर। नंबर टू वी हैव एक्सचेंज रेगुलेटर। अब एक्सचेंज रेगुलेटर का क्या काम होगा? एक्सचेंज रेगुलेटर का काम बेसिकली ज्यादातर फाइनेंशियल या स्टॉक ट्रेडिंग से होता है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें ओवरसी ट्रेडिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। फिर वी हैव प्रोफेशनल बॉडी। अब प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो क्या करती हैं? जैसा एसीसी एज अ प्रोफेशनल बॉडी, तो वो प्रोफेशनल बॉडी की एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रेगुलेशंस को देखेगी कि आया लोग ट्रेन हो रहे हैं, रेगुलेशंस आ रही हैं कि नहीं आ रही। सुपरविजन है, ठीक है, सुपरविजन एंड कंट्रोल को वो देख रही है। कंप्लाइंस को वो देख रही है। ठीक है, इन तमाम चीजों को आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी है वो देख रही होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी हैं, बट लेट्स जस्ट कीप इट अंटिल हियर कि पब्लिक ओवरसाइट का सिंपल मतलब है कि जब देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट ओवरसी योर डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, और ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आपको बता दी, तीन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस रजिस्ट्रार, एक्सचेंज रेगुलेटर एंड प्रोफेशनल बॉडी। राइट, सो जिस तरह आप एसीसीए कोई भी डिसीजन लेगा तो एसीसीए को गवर्न करने वाली कौन सी बॉडी है? वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, जो एफआरसी जिसको हम कहते हैं। राइट, तो एसीसीए को पूरा का पूरा जो है वो एफआरसी आपका गवर्न करता है। आपने कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च करने हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको कौन बोर्ड देखेगा? उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड देखेगा, उसको आईएएस भी जो होता है। राइट, तो इस तरीके से आप जब भी कभी भी कोई भी काम जो है वो करते हो तो उसके कोई लीगल इम्पैक्ट्स होते हैं, कोई टैक्स इम्पैक्ट्स होते हैं, कोई पब्लिक इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसके पब्लिक इम्पैक्ट्स कौन देखेगा? पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स वगैरह या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो देख रही होंगी। ठीक है, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेक श्योर करें कि आप इस चैप्टर को जरूर क्लियर करें। सो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल 50% ऑफ आवर F1 syllabus, right? So until next time, take care and have a good day, guys. Bye.